हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की। आज की क्लास में हम वो सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, वो सारे टॉपिक्स समझेंगे जो कि आपने अपनी डाउट क्लियरिंग क्लास में सैटरडे को पूछा था। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात कि चैप्टर आपने लिखा था कि जो बुक्स आपके पास है उसमें चैप्टर नंबर कुछ और है, और जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ तो चैप्टर नंबर्स कुछ और हैं। तो चैप्टर नंबर शुड नॉट बी द इशू। आप कॉपी में जब भी लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे लिखिए कि कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम लिखिए और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स। जो पीडीएफ आपको दिया जा रहा है उस पीडीएफ में लास्ट में चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स तो आपको कॉपी में लिखने हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ट्रू फॉल्स है, मैच द कॉलम है, तो ये सारी चीज़ें आप बुक में ही करेंगे। तो उसको आप समझिए, चैप्टर को समझिए, और अगर बुक की एक्सरसाइजेस में कोई डाउट हो रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, कौन सा पीडीएफ आपको चाहिए, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? जो आपके पास नहीं है तो आप वो अपना कौन सा मीडियम है वो भी लिख करके फिर आप मैसेज करिए, तो फिर वो पीडीएफ आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। कौन से चैप्टर का पीडीएफ चाहिए जो आपके पास नहीं है। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में जो आपने पहला डाउट पूछा था उसको सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिन इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, यानी कि सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर जो है वो कोई इंजेक्शन देता है। कई बार ऐसा होता है। तो कई बार वो पेनिसिलिन के इंजेक्शन हो सकते हैं या फिर कोई और इंजेक्शन हो सकता है। कई बार हमें टैबलेट्स दी जाती हैं, कैप्सूल्स दिए जाते हैं। ये सारे टैबलेट्स या कैप्सूल्स, इनका काम क्या होता है कि जो भी हमें प्रॉब्लम है, जो भी हमें जिस भी चीज़ से दिक्कत हो रही है उस चीज़ को ठीक करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रतिजैविक या फिर मेकिंग एंटीबॉडीज। मेडिसिन इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल प्रतिजैविक बनाने के लिए यानी कि एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए किया जाता है। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स वो चीज़ें हैं, वो सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या फिर उनके ग्रोथ को रोकता है। यानी कि प्रतिजैविक हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करती हैं या फिर उनके ग्रोथ को रोकती हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार की जो औषधि होती है, इस प्रकार की जो सब्सटेंस है इस तरीके के, उनको हम प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल फंजाई या फिर बैक्टीरिया की हेल्प से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि फंजाई एक एंटीबायोटिक सिक्रीट करता है जिसको कि हम पेनिसिलिन कहते हैं। या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसी तरीके के। बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक सिक्रीट करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, फ्लोरामफेनॉल है। तो ये सारी जो एंटीबायोटिक्स है वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करती हैं और हमारे ऊपर इनका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि हमारी बॉडी टिश्यूज़ को या हमारी बॉडी फंक्शंस को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनसे हमें बीमारी हो रही है, तकलीफ हो रही है, उनको क्या करती हैं? ख़त्म कर देती हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। आज लगभग हज़ारों ऐसे एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं डॉक्टर्स के लिए जो कि छोटी से छोटी बीमारी या बड़ी से बड़ी जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हर एक एंटीबायोटिक अलग तरीके से काम करता है और अलग तरीके के बैक्टीरिया पे काम करता है। ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि प्लांट या फिर एनिमल्स को क्योर करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन एंटीबायोटिक्स को खाने के साथ मिक्स करके जानवरों को दे दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, उनको अगर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाए। ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एंटीबायोटिक दवाएं हम ले रहे हैं वो डॉक्टर के सलाह पे ही हम लें, और जो भी उसका कोर्स है वो पूरा करें, यानी कि जितने टाइम तक कहा गया है उसको खाने के लिए उतने टाइम तक खाएं। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक है, उसे हम जब उसकी आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं है तो तभी भी लें, तो क्या होगा कि अगली बार जब हमें बीमारी, जब जो भी डिजीज़ है या बीमारी वो हम पे अटैक करेगी तो उस टाइम पे ये एंटीबायोटिक अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसको अनावश्यक रूप से
नहीं लेना चाहिए। अगला पॉइंट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है इम्यूनिटी एंड वैक्सीन्स, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति और टीका। तो इसको समझने के लिए कुछ पहले टर्म है वो समझते हैं। पहला टर्म है एंटीजन, जिसे हम प्रतिजन कहते हैं, और दूसरा है एंटीबॉडी, जिसे हम प्रतिरक्षी कहते हैं। कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारे शरीर में बाहर से आ रहा हो और वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, तो जब ऐसा कोई माइक्रोब, ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हम उसे एंटीजन कहते हैं, यानी कि प्रतिजन कहते हैं। क्या होता है प्रतिजन? कोई ऐसा माइक्रोब जो बाहर से हमारे शरीर में आ रहा है जिसकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है, उसको हम प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है जो कि इस एंटीजन पे अटैक करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको हम एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। क्या होता है प्रतिरक्षी? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा बॉडी जो है वो प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी डेवलप करता है। एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर तरीके का एंटीबॉडी डेवलप होता है, यानी कि हर एक प्रतिजन के लिए एक यूनिक प्रतिरक्षी होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रतिजन के लिए दो तीन तरीके के प्रतिरक्षी हैं या फिर बहुत सारे प्रतिजन हैं तो उनके लिए सिर्फ एक प्रतिरक्षी है। अब इस तरीके से मान लीजिए जो हमारी बॉडी का एबिलिटी है, जो हमारे शरीर की ये शक्ति है कि हम किस हद तक रोग को प्रतिरोध कर सकते हैं, रोक करके रख सकते हैं और हम बीमार नहीं हो, ये जो एबिलिटी है इन्फेक्शन से रेजिस्ट करने की, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति। क्या होता है ये हमारे शरीर की वो टेंडेंसी है, वो पावर है जिससे कि हम बीमारी से लड़ाई करके कब तक बचे रह सकते हैं। तो वो क्या होता है हम हमारे बॉडी में, उसको हम रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। ये जो है इम्यूनिटी, ये बहुत तरीके से हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो सकती है। कुछ ऐसा होता है कि जो नेचुरल होता है, जो कि पेरेंट्स से आता है, यानी कि पेरेंट्स को किसी बीमारी से इम्यून है वो, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो आपके हेरिडिटी में आपके पेरेंट्स को नहीं हुई है तो वो चीज़ आपको भी नहीं होगी। फिर अगला आता है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे कि मान लीजिए एक बार हमें बीमारी हो गई तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करती है, और फिर अगर वो बीमारी हमें दोबारा होगी तो यही एंटीबॉडीज काम करेंगे, और वो बीमारी जब वो अटैक करेगी बीमारी तो उस टाइम पे ये एंटीबॉडीज उससे लड़ के उस बीमारी को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से हम उस बीमारी से इम्यून हो जाएंगे। तीसरा तरीका जो इम्यूनिटी का होता है वो है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी एक बीमारी से इम्यून हो सकते हैं थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगा के, यानी कि टीकाकरण के थ्रू। हैजा है, चेचक है, हेपेटाइटिस है, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट हमें वैक्सीन लगाया जाता है और फिर इन बीमारियों को रोका जा सकता है। आपको भी बचपन में कई सारी बीमारियों से आपको बचाने के लिए आपको वैक्सीन या फिर टीका दिया गया होगा, तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर के समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसी वैक्सीन्स हैं जो आपको दी गई हैं। इससे आपको वैक्सीन्स को समझने में ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बहुत सारे जो ये टीके होते हैं यानी कि वैक्सीन्स होते हैं, ये हॉस्पिटल में, आपके पास के हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। अगर एग्जाम्पल लें तो पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन पे या फिर न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे विज्ञापन देखे होंगे, काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे। तो ये जो पोलियो ड्रॉप होता है वो भी क्या है, एक तरीके का वैक्सीन ही है। इसी तरीके से चेचक यानी कि चिकन पॉक्स के विरुद्ध एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया गया था, जो कि क्या है, जिसके रिजल्ट में आज बहुत सारी जगह पे ये बीमारी नहीं है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का वैक्सीन इसके अगेंस्ट डेवलप किया गया था जो कि लोगों को दिया जा रहा था। अब ये समझते हैं कि टीका या वैक्सीन होता क्या है। तो ये जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से डेड या वीक माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंटर करवाया जाता है, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में मरे हुए, मृत या फिर कमजोर माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो इन माइक्रोब्स को समझती है, इन एंटीजेंस को समझती है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी डेवलप करती है। इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम वैक्सीनेशन
या फिर इम्यूनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में टीकाकरण। क्या होता है टीकाकरण? कि जब हमें वैक्सीन लगती है तो डेड या वीक माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंटर करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है कुछ एंटीजेंस कुछ एंटीबॉडीज डेवलप करती है। ऐसी एंटीबॉडीज जो कि इससे लड़ाई करके इसको हरा देंगी और फिर हमें वो बीमारी नहीं होगी। इस प्रोसेस को हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू आज एक नंबर ऑफ काफ़ी सारी बीमारियां हैं, काफ़ी सारी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जिनसे कि हम बच सकते हैं, प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि टेटनस है, टाइफॉइड है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, मीजल्स है, एंड सो ऑन। अब वैक्सीन क्या हो सकता है, किस चीज़ का डोज हो सकता है? तो वैक्सीन जो है वो डेड माइक्रोब्स का हो सकता है, यानी कि मृत जो सूक्ष्म जीव हैं उनका हो सकता है डोज, जैसे कि कॉलेरा या फिर टाइफॉइड की वैक्सीन में होता है। वो माइक्रोब्स जो हैं वो जिंदा भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इतने वीक होंगे कि वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, जैसे कि पोलियो या फिर मीजल्स के वैक्सीन होते हैं। या फिर वो टॉक्सिन्स के, यानी कि पॉइजनस सब्सटेंस के हार्मलेस फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी पे कोई उनका एडवर्स इफेक्ट नहीं, कोई खराब असर नहीं होगा, जैसा कि टेटस के वैक्सीन में किया जाता है। लगभग सारे ही वैक्सीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। तो ये था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल मेडिसिन इंडस्ट्री में। अगला जो टॉपिक आपने पूछा था वो है फूड प्रिजर्वेशन, कि किस तरीके से खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है कि वो खराब ना हो। सबसे पहली बात, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? तो फूड प्रिजर्वेशन जो है वो उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे कि हम खाने को इस तरीके से रखें, इस तरीके से उसका संरक्षण करें कि वो स्पॉइल ना हो, खराब ना हो, और एक लंबे अरसे तक उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो उसके पोषण तत्व हैं, वो बने रहें। इस प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? ये खाने को वेस्ट होने से बचाता है, हम खाने को लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें डिस्टेंट प्लेसेस तक उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो ये भी पॉसिबल है, और इसकी हेल्प से हम खाने को उस सीज़न में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस सीज़न में कि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड देखते हैं। सबसे पहला मेथड है कैनिंग। कैनिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो कैंस में आते हैं। तो कई आजकल ये भी होता है कि कई सारे वेजिटेबल्स या फिर ड्रिंक्स जो हैं उनको बहुत ही अच्छे से एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके, सील करके रखा जाता है। ये एक तरीका है फूड प्रिजर्वेशन का, खाने को संरक्षित करने का। क्या होता है कि एयर टाइट कंटेनर में, वायुरोधी सील किए गए कंटेनर्स में, पैकेट्स में सब्जियों को या फिर इस तरीके से हेल्थ ड्रिंक्स को रखा जाता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षा होती है। अगला है इसमें पाश्चराइजेशन, यानी कि पाश्चरीकरण। ये क्या प्रोसेस है कि जो भी लिक्विड है, कई बार हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करें, बहुत ज़्यादा गर्म करें, और फिर अचानक से कूल कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें मर जाएंगे, मृत हो जाएंगे। यानी कि जो भी मिल्क है या कोई लिक्विड है, अगर हम उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करें और फिर बहुत ही अचानक से कूल कर दें, तो क्या होगा कि खाने का जो भी फूड है या ड्रिंक है उसका फ्लेवर बना रहेगा, उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे। जो हमें पैकेट के दूध मिलते हैं बाहर, पैकेट ऑफ मिल्क, वो सारे क्या होते हैं, उस पर लिखा रहता है पाश्चराइजेशन, पाश्चराइज्ड मिल्क, यानी कि उस मिल्क का क्या हुआ है, पाश्चरीकरण हुआ है, वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया है। अगला प्रोसेस है सन ड्राइंग। ड्राई कंडीशन में माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो सकती है, उन्हें मॉइस्चर चाहिए होता है, आर्द्रता चाहिए होती है। तो अगर हम कुछ सब्जियां, जैसे कि वेजिटेबल्स, मान लो कॉलीफ्लावर है या कुछ ऐसे फल हैं जैसे कि आम, इनको अगर हम धूप में सुखा दें तो इसमें से जो भी अतिरिक्त पानी, एक्स्ट्रा वाटर है, वो निकल जाएगा, और फिर क्या होगा, माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होगा। तो इस तरीके से सन ड्राइंग करके भी कुछ वेजिटेबल्स को, कुछ सब्सटेंसेस को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अगला है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग या फिर एडिंग शुगर, यानी कि या तो चीनी ऐड करना, कुछ चीज़ों में हम चीनी ऐड करके उसे संभाल के रख सकते हैं, कुछ चीज़ों में हम शुगर ऐड करके उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए कई बार फिश या फिर जो भी फ्लैश होता है
उनको ड्राई सॉल्ट से ढक देते हैं, सूखे नमक से मांस या मछली को ढक देते हैं। साथ ही साथ नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। अगर बात करें शुगर ऐड करने की, तो कई सारे फ्रूट्स हैं जिनको कि हम जैम या जेली के फॉर्म में प्रिजर्व करके रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचे। क्योंकि शुगर क्या करता है कि सेल में जो भी माइक्रोब्स हैं उनमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकाल देता है, और इस तरीके से माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, यानी कि जो उसमें मॉइस्चर है वो कम होता है, और इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ग्रोथ क्या होता है, कंट्रोल्ड रहता है, बढ़ता नहीं है उनका ग्रोथ। अगला है पिकलिंग। पिकलिंग मतलब, पिकल मतलब आपको पता है कि अचार होता है। तेल या फिर सिरके या फिर अचार के फॉर्म में भी हम कई सारे वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को सेव करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि उनका जो पोषण तत्व है उनके अंदर वो बना रहे। तेल और सिरके का यूज अचार को सेफ रखने के लिए किया जाता है, प्रिजर्व रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत समय तक उसमें जिंदा नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इस विधि से करते हैं, यानी कि इस तरीके से हम उसको सेफ रख सकते हैं। क्या होता है पिकलिंग में, जैसे कि कच्चे आम है या फिर लेमन है या फिर इस तरीके की सब्जी जैसे कि कलीफ्लावर है, अनियन है, इसको हम सिरके में रख के स्टोर कर सकते हैं, या फिर सॉल्टी वाटर, ब्राइन जिसको कहते हैं, उसमें रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि इन खाद्य पदार्थों को एक स्पेशल शार्प और स्पाइसी फ्लेवर मिलता है। इनको हम अलग तरीके के मतलब बाकी सारे खाने के साथ खा सकते हैं अचार बना करके, और साथ ही साथ इसको हम लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ भी नहीं होगा, और इसको हम एक लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और अगला है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन यानी कि अगर हम किसी फूड सब्सटेंस को फ्रीज करके रखते हैं, तो ये न सिर्फ उनके ग्रोथ को रोकता है बल्कि उनके मल्टीप्लिकेशन को भी रोकता है। हमें पता है कि अगर कोई मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग गए हैं, तो वो 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 ऐसे करके वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो फ्रीजिंग के जो है उनके नंबर को मल्टीप्लाई होने से भी रोकता है। हालांकि ये रेफ्रिजरेशन से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी ग्रोथ पे कंट्रोल रहता है। इसलिए जो फ्रोजन फूड है, यानी किस तरीके से जो रेफ्रिजरेटेड खाना है, उसको हमें खुले में बहुत समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो वापस से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, जो 2 टॉपिक्स आपने पूछा था। अब बाकी का जो हम चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में हम सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।